हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन जोन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी में अगला जो टॉपिक है आपका वह है कारक। ठीक है। कल हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग इन सब की चर्चा की थी। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है आपका कारक। ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? कारक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कारक। कारक किसे कहेंगे? ठीक है। तो लिख सकते हैं शब्द के जिस रूप से शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से होता है, अन्य शब्दों से होता है, उसे कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया? समझ गए? जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने बोला पेड़ से पत्ता गिरता है। ठीक है। ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरता है। तो जो ये से है ना, अगर मैं सिंपल लिख दूं तो से हटा दूं, पेड़ पत्ता गिरता है, तो आपको समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पेड़ पत्ता गिरता है, क्या गिरता है, कौन गिरता है, इसे किसी के बारे में हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से होता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर से है, से लगाने से कंफर्म हो गया कि जो पत्ता है ना वो पेड़ से गिर रहा है। यहाँ पर नहीं समझ में पेड़ पत्ता गिर रहा है, यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है आखिर में। ठीक है। तो इसलिए जो शब्द कहते हैं आपके संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दर्शाते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? हम कारक कहते हैं। तो वही हम कारक के प्रकार की बात करें कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक के प्रकार की बात करेंगे तो कारक जो है आपके 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। समझ गए ना कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। यहां तक समझ में आए सभी को? तो कारक और उसके अलावा हम इनका एक जो कारक लिख लेंगे। ठीक है। और दूसरा कारक का चिन्ह। ठीक है। एक तो हम लिख सकते हैं कारक। ठीक है। एक लिख रहे हैं हम कारक का चिन्ह। उसके अलावा एक हम जो है इनका प्रयोग भी लिख सकते हैं या अर्थ भी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इनका अर्थ भी लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। तो कारक कितने होते हैं? मैंने बोला 8 होते हैं। जैसे सबसे पहले कर्ता, सबसे पहले क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। तो कर्ता का चिन्ह क्या होगा? ने। यानी जिस वाक्य में ने लगा होगा तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि कर्ता है, जो मेन है ना वो करने वाला व्यक्ति कौन है, करता है कहने का मतलब। ठीक है। तो अर्थ क्या हो जाएगा? काम करने वाला। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। इसकी जो विभक्ति चिन्ह है, अच्छा चिन्ह को आप विभक्ति चिन्ह भी कहते हो, इसे हम परसर्ग भी कहते हैं। क्या ना कभी आ जाए ना परसर्ग विभक्ति चिन्ह में सिंपल चिन्ह लिख दिया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसका सिंपल हो जाएगा, कर्म का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा को। ठीक है। को मतलब क्या हो जाएगा? इसका अर्थ मैं समझाऊं तो जिस पर
कार्य का या काम का प्रभाव पड़े, कार्य का प्रभाव पड़े। ठीक है, तो कर्ता वाला अलग हो गया। ठीक है, दूसरा कर्म हो गया। तीसरा हो जाएगा करण। करण यहां से मतलब साधन के रूप में, साधन के रूप में। से का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? साधन। मतलब कहने का मतलब है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जिसके द्वारा कर्ता क्या करे? काम करे या कार्य करे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कर्ता का क्या हो जाएगा? चिन्ह आपका ने हो जाएगा। कर्म का क्या हो जाएगा? को हो जाएगा। करण का क्या हो जाएगा? से, या इसे आप द्वारा भी कह सकते हो। ठीक है, से कॉमा द्वारा भी लिख लो। दूसरा होता है इसका द्वारा। ठीक है, समझ गए ना? तो अगला हो जाएगा आपका जो है संप्रदान। कौन सा हो जाएगा? संप्रदान। तो संप्रदान का हो जाएगा के लिए। संप्रदान का क्या हो जाएगा? के लिए, या को भी आता है। तो यहां ध्यान रखना कर्म के भी को है या को भी आता है। संप्रदान का मतलब होता है किसी को देना कहने का मतलब है। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगी? जिसके लिए, जिसके लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए, ये जिसके लिए काम किया जाए, ऐसा भी समझ सकते हो। ठीक है, अगला आ जाएगा आपका अपादान। यहां भी होता है से, लेकिन ये पृथक के भाव में होता है, ये अलग होने के संबंध में होता है। ठीक है, जहां पर क्या होगा? अलग होना होगा, वहां क्या हो जाएगा? आपका अपादान होगा। तो यहां क्या लिख सकते हो? अलगाव की स्थिति, अलगाव की स्थिति। ठीक है, समझ गए? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट होगा आपका अपादान के बाद हो जाएगा अधिकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा? अधिकरण। अधिकरण का होगा मैं या पर, मैं या पर। ठीक है, समझ गए ना? मैं या पर हो जाएगा। तो यहां पर आ जाए क्रिया का आधार, क्रिया का आधार। उसके बाद आएगा संबंध, संबंध कारक। संबंध का क्या हो जाएगा? जैसे का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, ये इसके चिन्ह है। समझ गया ना? संबंध का मतलब क्या होता है? जहां पर एक दूसरे की भी संबंध दर्शाया जाएगा। तो का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है, तो यहां पर क्या दिखाया जाएगा आपका? अन्य पदों से संबंध, अन्य पदों से संबंध है। ठीक है, और एक लास्ट वाला बच गया आपका संबोधन। लास्ट वाला कौन सा बच गया आपका? संबोधन। संबोधन का हो जाएगा जैसे हे, अरे, अहो। ठीक है, समझिए ना? हे यहां पर इस तरीके से हे, अरे, अहो। ठीक है, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जहां पर क्या किया जाएगा? जहां पर हम अपने दुखों को व्यक्त करते हैं, जहां पर हम अपने आश्चर्य को व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी को बुलाना हो, मतलब किसी का आवाज लगानी हो। ठीक है, समझ गए ना? किसी को बुलाना हो, तब भी ये लिख सकते हो। पुकारना हो सकता है, कहीं पर आपको बुलाना हो सकता है। तो ये सब आपके क्या है? कारक के चिन्ह हैं, और कारक के एक तरीके से आपका उनका प्रयोग है। तो मैंने आपको बताया
कर्ता का क्या होगा, सिंबल ने होगा, जहां काम करने वाला व्यक्ति होगा, ठीक है। कर्म वहां पर होगा जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ रहा हो, तो उसके लिए हम को का प्रयोग करेंगे। कारण या तो से होगा साधन के रूप में, या द्वारा होगा, यानी जिसके द्वारा कर्ता काम करे, ठीक है। संपदान के लिए क्या हो जाएगा, के लिए या को, जिसके लिए कर्ता के द्वारा कार्य किया जाएगा, ठीक है। अपादान का मतलब हो जाएगा अलगाव की स्थिति, ये भी से ही होता है। अधिकरण का क्या हो जाएगा, मैं या पर, तो क्रिया का आधार वहां अधिकरण होगा, जहां क्रिया अन्य पदों से संबंध दर्शाएगी वहां पर संबंध कारक हो जाएगा। जहां पर हम संबोधन करेंगे, जैसे मैंने बोला हे भगवान, ठीक है, तो हम भगवान को पुकार रहे हैं, समझे ना। मैंने बोला अरे क्या हो गया, इस तरीके से। तो इन सब जगहों पर हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। तो आपके लिए ये लिस्ट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपसे प्रतीक चिन्ह को लेकर भी सवाल आता है, और खासकर आपसे इसका एक्सपेरिमेंट पूछता है कि इसका उपयोग, भाई इसमें कौन सा कारक है। आपको एक सेंटेंस दे देगा, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पूछेगा इसमें कौन सा कारक है, ठीक है। पक्षी डाल पर बैठा है, इस पर कौन सा कारक है, ठीक है ना, समझ गए। तो कारक समझ गए। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध दर्शाता है उसी को हम कारक कहते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, एक एक एग्जाम्पल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कर्ता, कर्ता कारक, ठीक है। कर्ता कारक, कर्ता मतलब क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति, मैंने बोला आपको, काम कर रहा है, ठीक है, समझ गए ना, बात समझ में आ रही। जो मैंने आपको ने लिखाया, को लिखा, ये सब क्या है, इनको विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह, या आप इससे क्या कह सकते हो, या इससे आप परसर्ग भी कहते हैं, तो एक ही चीज है, ठीक है, समझ गए ना। तो बताओ कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा, सरने होगा। जैसे एक एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने बोला राम ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है। अब कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें भी आपका क्या है, कर्ता कारक ही है, इसमें भी क्या आपका कर्ता कारक ही कहने का मतलब है, समझ में आ रही बात को ना, क्लियर हो गया। तो इसमें भी आपका क्या है, कर्ता कारक ही है। तो कर्ता कारक मैंने आपको क्या बताया, जहां पर आपका जो है काम करने का बोध हो, कोई ना कोई तो काम हो रहा है ना, यहाँ पर काम कौन कर रहा है, देखो राम ने पुस्तक पढ़ी बोलो या राम पुस्तक पढ़ता है, बात बराबर ही है। अब ये मत कहना सर यहाँ ने तो नहीं आया, मैंने आपको बोला जहां पर जो मेन जो करता है ना, कर्ता किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम, जो यानी कि क्रिया को जो करने वाला होता है। यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है, या तो पढ़ने की हो रही है या किताब पढ़ने की बात हो रही है, लेकिन पढ़ कौन रहा है, तो पढ़ कौन रहा है, या तो राम पढ़ रहा है, कहने का मतलब यहाँ पर, समझ गया ना। तो क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, या क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, तो क्रिया आपका किसके द्वारा की जा रही है, राम के द्वारा की जा रही है। तो वाक्य में जो काम करेगा उसी को हम कर्ता कारक कहेंगे, ठीक है, समझ गए ना। एक एग्जांपल और, जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा भाई इसमें जो ने है ना, इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह है, सॉरी ने विभक्ति चिन्ह में कौन सा कारक है, समझ गए ना। या जो ये को लिखा है इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह है, तो ने में जो विभक्ति चिन्ह हो जाएगा वो कर्ता वाला हो जाएगा, और को में क्या हो जाएगा, कर्म वाला हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो कर्ता कारक क्या हो जाएगा, जहां कर्ता वाक्य में सारी क्रिया को कर रहा होगा, या काम करने का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ रहा हो। इस सेंटेंस पढ़ के पता लगा आपको कि यहां पर क्या काम हो रहा है। जैसे मैंने बोला लड़की स्कूल जाती है, ठीक है ना। अब जाना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, लेकिन जा कौन रहा है, सर लड़की जा रही है, तो लड़की यहां पर क्या हो जाएगी, कर्ता हो जाएगी। तो इसमें कौन सा कारक है, अब ये मत कहना सर यहाँ पर तो ने है ही नहीं, यहां पर तो ने है ही नहीं,
ठीक है ना। तो इस स्थिति में भी क्या होता है, यहाँ पर भी आपका ये सहायक क्रिया होती है, नहीं भी लगाएंगे तब भी आपका सेंटेंस का भाव वही आता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जहां पर आपका ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग बहुत जगह नहीं भी आता है। ठीक है, तो कर्ता का क्लियर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, कर्म कारक। कर्म कारक, तो कर्म कारक की जो विभक्ति चिन्ह होती है ना, क्या होता है, को। ठीक है, जैसे मैंने भी बोला था, राम ने रावण को, ठीक है, राम ने रावण को मारा। ठीक है, राम ने क्या किया, रावण को मारा। समझ में आ रही बात को ना, राम ने रावण को मारा। अब यहां पूछेगा जो एक को विभक्ति चिन्ह है ना, इसमें कौन सा कारक है, को विभक्ति चिन्ह में कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक होगा, कर्म कारक हो जाएगा। समझ गए ना। तो जिस पर कर्ता के द्वारा काम करने का प्रभाव पड़ेगा, यानी कर्ता कौन है, राम है, मरा कौन, रावण है। समझ गए ना। तो राम के द्वारा किसको मारा गया, रावण को मारा गया। तो यहाँ पर जो राम है वो कर्ता है, लेकिन को विभक्ति चिन्ह लगाने से इसका प्रभाव रावण पर पड़ा, तो राम के द्वारा काम किया गया और रावण की मृत्यु हुई। तो यानी कर्म क्या हुआ, जो राम ने बाण से मारा वो आपका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूं, क्रिया के जिस रूप से, या क्रिया के जिस रूप से या कारण से या फल से, ठीक है, क्या हो, यानी क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़े, ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, जो काम किया गया उसका फल जिस पर पड़ेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कर्म कारक बोलेंगे। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया, क्लियर यहां तक समझ गए। और एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो आप, जो है अध्यापक छात्र को पीटता है। ठीक है, अध्यापक छात्र को पीटता है। सीता फल खाती है। अब सीता क्या खाती है, फल खाती है। भाई खाने की क्रिया क्या, फल है। यहां ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, सीता फल खाती है। ठीक है, इसमें कौन सा है, मान लो ये एग्जाम में आ गया कि सीता फल खाती है में कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, अपादान है, बताओ कौन सा होगा। अब यहां पर देखना है कि जो सीता है ना, सीता के द्वारा कोई ना कोई काम किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है, खाने का काम किया जा रहा है, लेकिन वो खा क्या रही है। जैसे मैंने बोला राम पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक में भी क्या हो जाएगा फिर आपका, वहां पर फिर आपका जो है कर्म कारक हो जाएगा। अखबार पढ़ता है, समझ गया ना, क्लियर हो गया। तो सीता फल खाती, तो जो खाने की क्रिया किसके ऊपर पड़ रही है, फल के ऊपर पड़ रही है। समझ गया ना। तो कर्ता के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसका फल जिस पर पड़ेगा वहां पर आपका क्या होगा, कर्म कारक होगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, लड़की ने पत्र लिखा। लड़की ने क्या किया, पत्र लिखा। तो लड़की ने, ठीक है, कि क्या लिखा, पत्र लिखा, चित्र बनाया, पत्र लिखाया। ठीक है, यहां पर भी हो जाएगा। या जैसे रमा सितार बजा रही है। ठीक है, रमा क्या कर रही है, सितार बजा रही है। तो जो बज रहा है वो क्या बज रहा है, सितार बज रहा है, यानी उसका जो प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, कर्म के ऊपर पड़ रहा है। क्लियर हो गया ना, समझ गए बात को। चले आगे नेक्स्ट, अब आ जाओ अगला, करण कारक। करण कारक, करण कारक का विभक्ति चिन्ह मैंने आपको क्या बोला, से। ठीक है, यहां जो से होगा वो साधन के रूप में यूज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो से है वो किसके रूप में यूज किया जाएगा, साधन के रूप में किया जाएगा, या आप इसे द्वारा भी लिख सकते हो। एक तो से हो जाएगा, एक द्वारा भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं इसको, यानी कि जो करता होगा ना, जो काम करेगा उसका जो प्रभाव, यानी किसी के द्वारा तो करेगा। जैसे मैंने बोला मैं मार्कर से लिख रहा हूं। ठीक है, समझ गया ना। जैसे मैंने बोला राम ने रावण को बाण से मारा।
ठीक है। तो राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है, समझ गए बात को ना। राम ने रावण को बाण से मारा, तो मारने के लिए राम ने किस साधन का प्रयोग किया? बाण का प्रयोग किया। तो यहां पर जो बाण से है, ये वाला से है, तो इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। समझ गया ना मेरी बात को ना? क्लियर हो गया? जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, ठीक है। अब जो बच्चे हैं वो गेंद से खेल रहे हैं, बच्चे खेल तो रहे हैं, लेकिन खेलने के लिए वो किसका प्रयोग कर रहे हैं? गेंद का यूज कर रहे हैं। तो गेंद से, यहां पर जो गेंद से है, इस स्थिति में ये भी आपका क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को ना? क्लियर हो गया? समझ गए? कुछ और एग्जांपल आते, जैसे जैसे मान लो मैंने बोला कि राम ने सेब को चाकू से काटा, ठीक है। राम ने सेब को चाकू से काटा। तो इस स्थिति में जो से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग है, बताओ इसमें कौन सा कारक होगा? बताओ इसमें कौन सा कारक होगा? राम ने सेब को चाकू से काटा, ठीक है। तो यहां पर जो काटने के लिए है ना, वो हमने किसका यूज किया? चाकू का। अभी मत कहना सर सेब काटा तो सेब अलग अलग हो गए, अलगा हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। समझ गए ना? तो वहां पर हमने काटने के लिए, देखो हमें काटने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? एक चाकू का प्रयोग किया। तो चाकू यहां पर क्या हो जाएगा? साधन हो जाएगा। चाकू यहां पर क्या हो जाएगा? साधन हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ गए ना मेरी बात को ना? तो आप ध्यान रखना, जहां पर क्या होगा, जैसे अब गंगा गोमुख से निकलती है, ठीक है ना, गंगा गोमुख से निकलती है, तो निकलने का माध्यम उसका। समझ में आ रही बात को ना? क्लियर हो गया? ये भी आपका सब क्या हो जाएगा? सब में करण कारक होगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, अगला संप्रदान। संप्रदान का जो भाव होता है वो किसी को देने के लिए होता है, ठीक है। तो यहां पर के द्वारा, ठीक है, या के लिए भी कह सकते हो, के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पर समझो इसको, राम ने श्याम के लिए किताब खरीदी, ठीक है। तो यहां पर जो के लिए आया है, इस स्थिति में देखो राम के द्वारा क्या किया जा रहा है? श्याम के लिए किताब खरीदी जा रही है, ठीक है ना। राम के द्वारा श्याम के लिए क्या हो रहा है? किताब खरीदी जा रही है। तो ध्यान रखना, संप्रदान का मतलब मैंने बोला किसी को देना। अगर आप इनका मतलब समझते हो ना, इनका मतलब अगर आप समझते हो, तो इसको बनाना आसान हो जाता है। अब इसका ही मीनिंग नहीं पता, रटने में लगे हैं, तो फिर आपको क्या होगा? वहां पर एग्जाम में भी फिर आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है ना, घूमना क्या है? आवश्यक है, ठीक है। या स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार जरूरी है, या स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूरी है। समझ गए ना? क्लियर हो गया? या जैसे हमने बोला गुरुजी को फल दे दो, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? यहां को नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है ना। समझ गया ना? तो गुरुजी को क्या दे दो? फल दे दो। तो गुरुजी को मैं क्या आ जाएगा पूरे का पूरे में यहां पर आपका, क्योंकि यहां पर क्या रहा? देने का भाव आ रहा है। मैंने क्या बोला? संप्रदान कारक में क्या होगा? देने का भाग है। तो गुरुजी को फल दे दो में क्या आ रहा है? कि फल जो है गुरुजी को देने की बात कही जा रही है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। समझ में आ रही बात को ना? क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे गरीबों को खाना दे दो,
ठीक है, मेरे लिए दूध लेकर आओ, ठीक है, समझिए ना। माँ बेटे के लिए सेब लाती है, मैं बाजार को जा रहा हूं, ठीक है, भूखे को रोटी दे दो, ठीक है, उसके अलावा भूखों को अन्न देना चाहिए। समझ गए बात को ना। श्याम ने ब्राह्मण को दान दिया, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा आपके, इन सब में आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जहां पर कुछ देने का भाव हो वहां पर आपका क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। क्लियर, याद रख सभी को। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में लोग कंफ्यूजन होते हैं, जिसे बोलते हैं अपादान। कौन है, अपादान, ठीक है। अब अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से। सर करण का भी तो से होता है, वहां साधन के रूप में यूज किया जाएगा, बल्कि यहां पर अलगाव के रूप में यूज किया जाएगा। अलगाव का मतलब क्या होता है, पृथक, ठीक है, पृथक का मतलब अलग होना। जब क्या होगा, कोई व्यक्ति एक दूसरे से बाहर जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा कि जैसे मान लो उसका उससे संबंध अलग हो गया, किसी को क्लास से बाहर कर दो तो क्लास से उसका संबंध क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ और पत्ते का संबंध अब खत्म हो गया। समझिए ना बात को ना, क्लियर हो गया। तो संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का एक क्या हो जाएगा, एक वस्तु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग हो जाएगी, एकदम पृथक ही हो जाएगा, वो उसका अलगाव हो जाएगा पूरी तरीके से, यानी वो मुक्त हो जाएगी उस चीज से। सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपको, जब क्या हो जाएगा, कोई चीज एकदम से क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, फ्री, अलग हो जाएगी, अब उसका मूल चीज से संबंध नहीं है। जैसे मैंने बोला, जो हल्ला कर रहा है, बच्चों को कक्षा से बाहर कर दो, तो यहां पर कक्षा से है तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका अपादान कारक हो जाएगा। समझ गए ना, क्लियर हो गया, समझ गए। एक दो उदाहरण समझाता हूं आपको। जैसे मैंने बोला बच्चा छत से गिर गया, छत से गिर गया, तो यहां पर से में कौन हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिर गया, तो यहां पर से में क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति क्या हो जाएगा, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, मान लो जो श्याम है, श्याम ऋण से मुक्त हो गया, यानी श्याम ने लोन ले रखा था, अब वो श्याम क्या हो जाएगा, लोन से मुक्त हो गया, ठीक है। तो अलग हो गया ना, उसका अलगाव हो गया उससे। समझ गए। तो जहां पर क्या होगा, अलगाव की जैसी स्थिति होगी, वहां पर आपको ध्यान रखना है अपादान कारक होगा, जहां एक चीज दूसरी चीज से अलग हो जाती है, जहां एक चीज दूसरी चीज से अलग हो जाती है। अब ये मत कहना सेब भी तो सर काटा अलग हो गया, वो काटने के लिए हम चाकू का ही प्रयोग करेंगे, मारने के लिए मारा मर गया सर, मारने के लिए हमने कोई ना कोई साधन यूज किया होगा ना। समझ मारी बात को, क्लियर हो गया, समझ गए। तो जहां पर क्या हो, अलगाव की स्थिति हो, मुक्त हो जाए, ठीक है, पृथक हो जाए, वो चीज मूल चीज से अलग हो जाए, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपादान के बाद अगर हम बात करें, अगला संबंध की बात कर लेते हैं। संबंध कारक, अब संबंध तो आपको पता ही है, जिससे रिश्ते आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। जैसे का, के, की, रा, रे, री, जैसे मेरा, मेरी, मेरे, ना, ने, नी, ये सब प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। इनके द्वारा हम एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच क्या बनाते हैं, संबंध दर्शाते हैं, ठीक है। तो शब्द के जिस, इसकी परिभाषा बनानी हो तो क्या हो जाएगा, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट होता है, इतना लंबा कौन याद करे, सिंपल भाषा में जो क्या बनाता है, एक दूसरे के बीच, एक दूसरे के बीच संबंध, बस सिंपल सी बात है,
संबंध कारक हो जाएगा। समझ गए ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझने के लिए क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो एक ले लो, यह, ठीक है, यह श्याम का, यह श्याम का पुत्र है। ठीक है, मान लो जो व्यक्ति है वो क्या है, श्याम का बेटा है। कैसे पता सर? अगर मैं इसमें से इसको हटा दूं, आप पढ़ो इसको, क्या लिख दिया, यह श्याम पुत्र है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा सर कहना क्या चाह रहे हो आप? यह श्याम पुत्र है, फिर भी समझ में नहीं आएगा, 10 बार पढ़ लो तब भी समझ में नहीं आएगा। तो जो का विभक्ति चिन्ह लगाए मैंने यहाँ पर, ये वाला यहाँ लिखा ना, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, तो इस का लगाने से कंफर्म हो गया कि जो वो व्यक्ति है वो श्याम का बेटा है। समझ में आ रही बात को ना? क्लियर हो गया? जैसे यह मेरी पुस्तक है, रा, रे, नी लिखा है, ठीक है। यह मेरा घर है, यह मेरी गाड़ी है, ठीक है, समझ गए ना? जैसे एक और लिख लो, यह कमला की, ठीक है, यह कमला की क्या है, घड़ी है, ठीक है। तो घड़ी और यह के बीच जो है किसका संबंध दर्शा रहा है? तो घड़ी किसकी है, कमला की है भाई। तो कैसे पता सर, की से पता चला। समझिए बात को ना? क्लियर हो गया? तो राधे श्याम का बेटा मैंने बोला और कमला की घड़ी मैंने बोला, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, वहां पर संबंध कारक होगा। ठीक है, समझ गया ना? और भी एग्जांपल, जैसे सीता के बच्चे, जैसे आया था ना, काके की, गीता के बच्चे, सीता के बच्चे, राम के बच्चे, राम का लड़का, श्याम का लड़का, राम की लड़की, श्याम की लड़की, अपना लड़का, अपनी लड़की, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, सभी के सभी आपके संबंध कारक हो जाएंगे। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। मेन दिक्कत आती है इस वाले में, अपादान और आपका जो ये वाला है संप्रदान, सॉरी, अपादान और करण वाले में यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है। मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझा दिया है, फिर मैं एक बार लास्ट में आपको और समझा दूंगा इसको। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब आ जाओ नेक्स्ट, एक बच गया अधिकरण। अधिकरण में आपको एक चीज याद रखना है, अधिकरण का मतलब होता है आधार। अगर आपको ये समझ में आ गया आधार, इसका चिन्ह क्या होगा, या तो मैं होगा या पर होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला पक्षी, उदाहरण के तौर पर समझते हैं इसको, पक्षी, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। पक्षी कहां बैठे हैं, पेड़ पर बैठे हैं। तो पेड़ पर क्या है, आपसे पूछेगा पेड़ पर में कौन सा कारक है। तो पर किसका है, अधिकरण का है। ठीक है, ऐसे पक्षी डाल पर बैठे हैं। ठीक है, ऐसे ही लिख लो, भाई साहब, ठीक है, चार पाई पर बैठे हैं। ठीक हो गया ना? चार पाई पर बैठे लिख लो या मैं बोलो, एक ही बात है। आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब कहीं ना कहीं बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, चार पाई पर बैठे हैं, छत पर बैठे हैं, गाड़ी पर बैठे हैं, जहां पर भी होगा वहां पर आपको या तो किस में, किस पर, किस पे, इसकी पहचान हम इससे कह सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछोगे ना, जैसे मतलब भाई साहब चार पे बैठे हैं, तो भाई साहब किस पे बैठे हैं, चार पे बैठे हैं। मैंने पक्षी कहाँ बैठा है, सर डाल पे बैठा हुआ है। किस पे बैठा है, डाल पे बैठा हुआ है। किस में बैठा हुआ है, डाल बैठा हुआ है। तो इनसे भी आप, ठीक है, पता कर सकते हैं, कहने का मतलब है। ठीक है, जैसे एक है कमरे में
ठीक है, कमरे में हमने क्या रखा है, मान लो एक कंप्यूटर रखा है, कमरे में कंप्यूटर रखा है, तो जो कमरे में है ये क्या हो जाएगा आपका, अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, जैसे भंवरा होता है ना, भंवरा, भंवरा जानते हो, भंवरा जो फूल के चारों ओर मंडराते रहते हैं। ठीक है, भंवरा क्या होता है, भंवरा आपका फूलों के चारों ओर मंडरा रहा है। या चारों ओर नहीं होगा ये, भंवर चारों ओर नहीं होता है, भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। ठीक है, इसको दोबारा लिख देता हूं मैं, नहीं लिख देते, मैंने बोला आपको जो भंवरा होता है ना, भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। ठीक है, तो कहां मंडरा रहा है, फूलों पर, कहीं ना कहीं आपका क्या है, आधार है। ठीक है, समझिए बात को ना, जैसे मैंने बोला पुस्तक मेज पर है, ठीक है, घड़ी टेबल में है, समझ गए। और क्या हो सकता है, जैसे महल में दीपक जल रहा है। ठीक है, जैसे और क्या हो जाएगा, मछली पानी में रहती है। तो ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, अधिकरण कारक के हो जाएंगे। ठीक है, समझ गया। जैसे ही मैं बोलूं तुम्हारे घर में 4 टॉपर है, तुम्हारे घर में 4 क्या है, टॉपर है। अभी सब लोग गोल्ड जीत के आए ना, तो बोल सकते हो, सॉरी घर में लिखना था, तुम्हारे घर में 4 टॉपर है, तो घर में क्या हो जाएगा, घर में क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, घर में। ठीक है, तुम्हारे घर में चोर है, समझ गया ना, आ रही बात समझ में। तो ये सब क्या हो जाएगा आपका, अधिकरण कारक हो जाएगा। यहाँ कहीं ना कहीं आधार मिलेगा आपको, सबको पढ़ोगे तो आपको एक आधार मिलेगा वहां पर। ठीक है, चलिए अब लास्ट बच गया आपका, लास्ट है संबोधन। संबोधन, संबोधन में क्या होता है, जैसे मैंने बोला जब हम जैसे किसी को बुलाते हैं, किसी को पुकारते हैं, या जब हम अचरज की भावना को दिखाते हैं, मतलब कभी कभी ऐसा हो ना, जैसे मान लो सांप आ गया, तो हम क्या, अरे क्या हो गया। तो इस प्रकार के विचारों को व्यक्त करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संबोधन कहते हैं। बस सिंपल सी बात, जैसे भगवान है, हे भगवान मेरी नौकरी लगा देना। ठीक है, समझ में आ रही बात को ना, क्लियर हो गया। जैसे मान लो आप कहीं घूमने चले गए अचानक से और आपको बहुत अच्छा लगा हो, तो क्या बोलेंगे, वाह क्या दृश्य है। तो जो आपने वाह बोला ना, वाह, वाह क्या दृश्य है। ठीक है, अरे, ठीक है, अरे उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, समझ गया ना, आई बात समझ में। तो जहां पर हम किसी को बुलाना हो, किसी को सचेत करना हो, किसी को पुकारना हो, या अपने भावों को प्रकट करना हो, जैसे मैंने बोला सांप आ जाए, मैंने तो डर जाऊंगा ना, अरे सांप आ गया। तो मेरे भाव हैं, वो भाव को व्यक्त करने के लिए हम जिन विभक्तियों का प्रयोग करेंगे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संबोधन कहते हैं। बस जो मैंने आपको बोला। ठीक है, जैसे मान लो कोई रो रहा है, ठीक है ना, अब कोई रो रहा है, आपने कहा अरे क्यों रो रहे हो, पहले आप अरे बोलोगे, फिर रुकोगे वहां पर थोड़ा सा, फिर बोले क्यों रो रहे हो, समझ गए ना, क्लियर हो गया। चलो, तो यहां पर आपका जो कारक था, ये कारक आपका जो है फिनिश हो गया। ठीक है, अब थोड़ा दिक्कत आती है, जो आप सिमिलरिटी चीजें होती है, हमारी आदत क्या है कि हम सिमिलर चीजों में दिक्कत करते हो। जैसे एक कर्म है, एक संप्रदान है। ठीक है, कर्म और संप्रदान कारक में अंतर। तो कर्म ने क्या बोला, जनरली होता क्या ना, इन दोनों में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, को का, सामान्य तो को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैंने बोला
संप्रदान में के लिए वैसे को भी होता है, तो कर्म भी को होता है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो कर्म में जो होगा, जहां कर्म होगा वहां कर्म कारक में क्रिया का जो फल है ना, जो क्रिया हो रही होगी उसका जो प्रभाव होगा वो कर्म पर पड़ेगा। फिर से बता दो मैंने क्या बोला। कर्म कारक में क्या होगा, जो क्रिया हो रही होगी उसका प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ेगा। कैसे? रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को ना। दूसरा जहां संप्रदान कारक में होगा वहां पर क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि गुरुजी को, मैं दो लिख देता हूं, ठीक है। देखो, रावण को मारा, ठीक है, और दूसरा क्या था, गुरुजी को फल दो। ठीक, समझ गए ना। अब इसमें तो है भाई कर्म कारक है, जबकि यहां भी विभक्ति चिन्ह क्या, को का प्रयोग है, यहां भी विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग है, तो बताओ इसमें कौन सा कारक होगा? तो इसमें आपका होगा संप्रदान कारक होगा। सर समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हो। देखो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। देखो यहां पर आप देखो, जो मारा गया ना, जो मारा है वो किसे मारा गया बताओ, किसने मारा छोड़ दो, अभी मारा किसे गया ये बताओ। सर रावण को मारा गया, ठीक है ना। अब मारने वाला कौन व्यक्ति है, तो मारने वाला सर राम है, ठीक है ना। तो राम ने कौन सी क्रिया करी, मारने की, लेकिन उसका फल किसके ऊपर पड़ा, रावण के ऊपर। जैसे मैं बोलूं गुरुजी ने एक चांटा मारा, समझ गया ना। अब गुरुजी ने क्या किया, क्रिया करी कौन सी, मारने वाली, लेकिन उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, बच्चे को लगा होगा। समझ नहीं भाषा में। तो गुरुजी ने बच्चे को चांटा मारा, समझ में आई बात को, क्लियर हो गया ना। तो वहां पर क्या होगा, तो जहां पर जो क्रिया है, मारना क्या है, देखो इसमें समझो आप, मारना क्या है सर, क्रिया है। अब रावण क्या है सर, रावण तो व्यक्ति है, यहां पर व्यक्ति होने के साथ साथ ये कर्म है, ठीक है ना। और ये क्या है सर, कर्ता है। कर्ता मतलब कौन होता है, जो काम कर रहा होता है, काम करने वाला, ठीक है। और कर्म क्या होता है, जैसे मैं बोलूं आपसे भाई मेहनत कर लो, पढ़ लो पढ़ लो, आपका पेपर निकल जाएगा, तो कर्म है भाई वो, ठीक है ना। तो कर्म क्या हो जाएगा, जैसे पेपर निकलने की बात करते हैं यहाँ पर, तो कर्म हो जाएगा। यानी जो कर्ता के द्वारा क्रिया होगी उसका जो फल आएगा, यानी अगर तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए ना। अब इधर आ जाओ दूसरे वाले में, समझ गया, इसको समझते हैं। अब यहां पर देखो, अब गुरुजी को फल दो, आप फल किसको दे रहे हो सर, गुरुजी को दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर किस प्रकार का भाव आ रहा है सर, देने का भाव आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला, संप्रदान में क्या होगा, संप्रदान में देने का भाव होगा, ठीक है। एक कंफ्यूजन यहां होता है कर्म और संप्रदान में, क्योंकि कर्म का भी विभक्ति चिन्ह को होता है, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह भी को होता है। तो अब आप आई थिंक आप पहचान लोगे कि कर्म कारक कहां पर होगा और करण कारक, सॉरी आप संप्रदान कारक कहां पर होगा, ठीक है। अब आ जाओ, एक है करण और दूसरा है आपका अपादान, ठीक है। करण की जो विभक्ति चिन्ह होती है वो होती है से, ठीक है, और अपादान की विभक्ति चिन्ह भी होती है से, दोनों का ही से है। लेकिन जब तक हम इनका यूज नहीं देखेंगे ना, मतलब जब इनका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि से तो कैसे पता लगेगा से कैसे होगा, समझिए ना। तो करण और अपादान कारक दोनों में क्या होता है, से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। बट अंतर क्या है, जहां जो करता है वो काम करने के लिए साधन का प्रयोग करेगा। जैसे मैंने बोला मैं मार्कर से लिख रहा हूं, ठीक है, तो मैं लिखने के लिए मार्कर का प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आई बात को ना। तो अपादान में क्या होगा, वहां पर आपसे वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इतना अगर आप अंतर समझते हो तो आपको भविष्य में कभी भी संप्रदान और
सॉरी, करण और अपादान में किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं होगा। मतलब आप इन चीजों का मूल भाव समझने का प्रयास करें सबसे पहले, ठीक है, कि इसका मतलब होता क्या है। करण का मतलब साधन, अपादान का मतलब अलगाव। ठीक, अब साधन कोई भी लो, एक एग्जांपल ले लो सर, जैसे मान लो मैंने बोला सेब को चाकू से काटा। भाई अब मैं बोलूं सेब को हथौड़े से काटा, तो सेब को तो काटने के लिए चाकू का ही प्रयोग करेंगे ना, भले ही सेब कट के दो हो जाए, अलगाव नहीं है वो, सर अलग हो हुई अब तो वो। तो उसको करने के लिए हमने किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया, साधन का प्रयोग किया। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो मारने के लिए बाण का प्रयोग किया गया। समझ में आ रही बात को ना, क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या होगा आपका, इधर आ जाओ, क्या बोलते हैं ये वाला अपादान वाला। तो अपादान में क्या होगा, अपादान में जैसे अलग हो जाएगा, जैसे मैंने बोला कक्षा से, ठीक है ना, कक्षा से बच्चों को बाहर कर दो। तो यहां कक्षा से की बात करें, जो बच्चे हैं जो बदमाशी कर रहे हैं उनको क्या करो, क्लास से बाहर निकाल दो। तो क्लास का और उनका संपर्क आप क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे कमेंट करके बताओ, मैं कलम से लिखता हूं। मैं कलम से लिखता हूं, बताओ इसमें क्या होगा। सर लिखने का भाव आ रहा है यहां पर। अब लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अभी मैंने आपको बोला मैं भी तो मार्कर का यूज कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। जैसे मैंने बोला बालक जो है गेंद से खेल रहे हैं, तो वहां भी करण हो जाएगा। समझ में आ रही, समझ में क्लियर हो गया। तो ये थोड़ी चीज होती है जहां पर आपको समझना होता है, ठीक है। अब मान लो जेब से सिक्का गिरा, तब क्या होगा बताओ, जेब से सिक्का गिरा, बताओ क्या होगा, जेब से सिक्का गिरा। अब बताओ आपकी जेब में पैसे थे, ठीक है ना, अब क्या होगा, गिर गया कहीं, तो आपकी जेब में है वो, सर नहीं है जेब में, वो तो गिर गया। मेले में दोस्त था बिछुड़ गया, अलग अलग हो गए, अलगाव हो गया। आपने लोन ले रखा था, कर से मुक्त हो गए। रोग रोग से पीड़ित थे, रोग ग्रस्त थे पहले, रोग से मुक्त हो गए, यानी रोग से छुटकारा मिल गया अब आपको। समझ में आ रही बात को ना। तो इस स्थिति में भी क्या होगा आपका, तो वहां पर हो जाएगा आपका अपादान कारक हो जाएगा। अगर हिंदी में पूछे संस्कृत, सॉरी हिंदी में कारक कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। अगर आपसे संस्कृत में पूछे तो फिर संस्कृत में 6 होते हैं, भी ध्यान रखना। क्लियर यहां तक सभी को, आ रही बात समझ में। तो अब नेक्स्ट चलते हैं आपका आगे, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक हो गया, चलें आगे। चलिए अब एक छोटा टॉपिक लेते हैं जो आपका जल्दी खत्म है, इसमें लेते हैं विराम चिन्ह, ठीक है। क्या लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक का नाम, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह से भी सवाल आता है कभी कभी, ठीक है। समझिए बात को ना, किससे सवाल आता है, विराम चिन्ह से भी होता है। विराम का मतलब क्या होता है, रुकना, ठीक है। तो जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं ना, तो भाषा का प्रयोग हम रुक रुक के करते हैं, समझ लो सिंपल भाषा में, ठीक है। समझ गए ना, क्लियर हो गया। तो विराम चिन्ह क्या हो गया, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं, भाषा को सार्थक बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं।
अगर आप रुक रुक के कहीं पर कोई क्वेश्चन मार्क है, कहीं पर आपका कॉमा है, ठीक है, इनका प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, भाषा आपकी सार्थक बन जाएगी। तो विराम चिन्ह का मतलब सिंपल भाषा में या तो रुकना हो जाएगा या आपका ठहरना हो जाएगा। रुकावट या ठहरना, विराम कर ले, थकान हो गई है विराम कर लेते हैं। तो विराम चिन्ह का मतलब क्या हो जाएगा सर? विराम चिन्ह का मतलब है ठहराव, विश्राम या रुकना, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, लिखते समय हम जो है क्या करते हैं, उन चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं बस, हो गया, उसी को हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है, अब है के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। राम श्याम, तो राम और श्याम, राम और श्याम बीच में कॉमा लगाएंगे, इसका मतलब राम और श्याम अलग है, मतलब राम श्याम एक हो जाए, नहीं तो समझ गए, क्लियर हो गया, हरी बात समझ में। तो जो कुछ विराम चिन्ह, वैसे तो विराम चिन्हों की संख्या बहुत होती है, लगभग 20 के आसपास होती है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए हम कुछ कुछ विराम चिन्हों को ही पढ़ेंगे। जैसे पूर्ण विराम आपको पता है, कॉमा आपको पता है, अल्प विराम आपको पता है, अर्ध विराम आपको पता है, यहाँ सबको पता रहता है इतना, ठीक है। अल्प विराम, अल्प विराम, ऐसे ही अर्ध विराम, ऐसे ही पूर्ण विराम, ये सब आपको पता होते हैं, ठीक है ना। पूर्ण विराम ये वाला हो गया, अर्ध विराम ये वाला हो गया, अल्प विराम कॉमा हो गया सीधे, ठीक है, समझ गए ना। ये आपको कॉमन सा पता है, सभी लोगों को पता है, लगभग लगभग सभी को पता रहता है, ठीक है। एक होता है आपका उप विराम, उप विराम ये थोड़ा नया है आपके लिए, इसे हम उप विराम कहते हैं, ठीक है। एक होता है आपका त्रुटि बोधक, त्रुटि बोधक, त्रुटि बोधक चिन्ह कौन सा होता है, मान लो लिखते लिखते कभी छूट जाता कहीं पर, ठीक है, तो हम क्या लगा देते हैं इस प्रकार का, इसे हम त्रुटि बोधक बोलते हैं, ठीक है। एक होता है आपका लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह जहां हम जहां हम क्या करते हैं, इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। लाघव चिन्ह जहां हम कोई लंबा सेंटेंस ना लिखे, जैसे मान लो मुझे आईएएस लिखना है, तो मैंने ये क्या लगाए, ये तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में लिख ले चलो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा डॉक्टर, प्रोफेसर, ठीक है, समझ गया ना। तो ये जो आपको लगाया गया ये वाला, ये क्या है आपका लाघव चिन्ह, तो लाघव चिन्ह क्या होता है, जीरो जैसा होता है, समझ में बात को ना, क्लियर हो गया। लाघव चिन्ह कहते हो, इसे आप संक्षेपण भी कह सकते हो, संक्षेपण भी कहते हैं इसे दूसरी भाषा में, या संक्षेप सूचक भी कह सकते हो, जो चीजों को छोटी मात्रा में दर्शाए। इन्वर्टेड कॉमा तो समझ गए, उद्धरण चिन्ह डबल होगा तो आपका डबल हो जाएगा, सिंगल हो तो सिंगल हो जाएगा, समझ में आई बात को ना, क्लियर हो गया। एक होता है विवरण चिन्ह, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, विवरण चिन्ह। एक होता आपका निर्देश, ठीक है। विवरण चिन्ह कैसा होता है, ऐसे करा हमने ये, और निर्देश वाला लंबा होता थोड़ा सा। एक होता है योजक, होता सेम ऐसे लेकिन इसकी लंबाई थोड़ा छोटी होती है। योजक चिन्ह वहां पर होगा जहां हम निर्देश देंगे, ठीक है, और योजक चिन्ह वहां पर होगा जहां पर हमें, जैसे माता और पिता, मतलब जहां पर हमें दोनों को क्या दिखाना है, बराबर दिखाना हो, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वहां पर हम करेंगे योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक होता है आपका लोप चिन्ह, ठीक है। अब लोप चिन्ह क्या होता है, जैसे आपने देखा हो कभी कभी बचपन में हम कविता लिखते थे, इसका भाव लिखते थे, तो हम क्या करते हैं, कुछ लिखें, जैसे मैंने बोला हम प्रस्तावना लिखते हैं, हम भारत के लोग, हम भारत, अब इतना लंबा चौड़ा कौन लिखेगा, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो मैंने ऐसे डैश डैश लगा दिया, तो ये जो डैश डैश लगाया है ये क्या है, लोप चिन्ह है, ठीक है। तो एक आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, एक आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको सब पता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चिन्ह होता है, देखो एक होता है डबल ऐसा करके ऊपर, इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह, ठीक है। एक ऐसा होता है नीचे को डबल वाला, जैसे मैंने कुछ बात लिखी है, जैसे मैंने मान लो लिखा राम घर जा रहा है, ठीक है। अब मैंने बोलो श्याम घर जा रहा है, ठीक है। सीता घर जा रही है, ठीक है। तो ये जो मैंने लगाई ये वाले, ये सब क्या है, इनको बोलते हैं पुनरुक्ति, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं ना, पुनरुक्ति चिन्ह कहते हैं, जो रिपीटेशन होता है। क्या होता है, जो आपका रिपीटेशन होता है, ठीक है। समझ गए ना, आ रही बात समझ में। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो त्रुटि बोधक लिखा है ना मैंने, ये वाला जो सिंबल है, इसको कभी कभी हंस पद भी कह देते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हंस पद कोई अलग चीज नहीं है, त्रुटि बोधक को ही हंस पद भी कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक सब, बाकी आपको कोष्टक पता है, आपको प्रश्नवाचक पता है, आपको सब कुछ पता है, ठीक है। समझ में आ रही बात को। और एक होता है, बताओ ये वाला कौन सा होता है, सर ये वाला तो बराबर वाला होता है, इससे आप तुल्यता भी कह सकते हो, बस, ठीक है। तो इस प्रकार जो आपके चिन्ह थे, उन चिन्हों का हमने एक बार देख लिया। मैं आपको एक बार रिकैप करा तो फटाफट, मैंने सबसे पहले आपको बताया अल्प विराम, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अल्प विराम ये होता है जिसे हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। अर्ध विराम ये होता है ऊपर से ऐसा होगा, नीचे से ऐसा होगा, ठीक है, इसे हम सेमी कॉलन कहते हैं। ये पूर्ण विराम, इसे फुल स्टॉप कहते हैं। ये उप विराम है जहां पर दो, जैसे विज्ञान, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, ठीक है, या ऐसे यहां लगा होगा विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तो ये जो लगा है इसे बोलते हैं उपविराम। त्रुटि बोधक मैंने आपको बता दिया इस तरीके से, हंस पद भी कहते हैं इसे, ठीक है। लाघव चिन्ह को संक्षेपण या संक्षेप सूचक भी कह सकते हो, संक्षेप सूचक, जैसे डॉक्टर है, प्रोफेसर है, ठीक है, समझ गया ना। हम कई बार क्या हैं, प्रधानमंत्री लिखना, मान लो मैंने प्रधान लिखा ऐसे करके, मंत्री परिषद लिखना है तो हम शॉर्ट में मंत्री लिखते हैं, परिषद के आगे लगा देते हैं, इस तरीके से। राष्ट्रपति लिखना है तो हम शॉर्ट में लिखते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं उपराष्ट्रपति। समझ में आ जाता हम क्या लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, क्लियर। विवरण चिन्ह अधिकांश तो हम इसका प्रयोग करते हैं विवरण चिन्ह के रूप में। निर्देश थोड़ा लंबा होता है, योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है, लोप चिन्ह जैसे हम भारत के लोग डैश 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 छोटे छोटे पॉइंट नहीं होते, उनको हम क्या बोलते, लोप चिन्ह कहते हैं, ठीक है। और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, और ये आपका बराबर वाला, और इधर जो मैंने आपको समझाया ये जो सब क्या है, इनको बोलते हैं पुनरुक्ति। क्या बोलते हैं, पुनरुक्ति, ठीक है। तो अगर ये चीज है ना, जैसे मान लो पूर्ण विराम है तो जहां हमें रुक जाना होता है, जैसे मैंने बोला राम ने खाना खा लिया, अब आपको पता लग गया रुक गए, ठीक है। जहां पर क्या हो उससे थोड़ा सा कम रुकना हो, मतलब फुल स्टॉप बराबर नहीं रुकना, उससे थोड़ा कम रुकना हो तो अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। जहां उससे भी कम रुकना हो वहां पर अल्प विराम का, अल्प माने ही कम होता है, अर्ध माने आधा, और पूर्ण विराम मतलब फुल। यानी पूर्ण विराम का मतलब पूरी तरीके से रुकना होगा, अर्ध विराम उसका आधा, अल्प विराम उसका भी आधा, ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।